आई एम अभिषेक ठाकुर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अकाउंट्स ट्रेनियर। आज इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि जर्नल एंट्री कैसे पास करते हैं। देखिए, जर्नल एंट्री पास करने से पहले आपको ये जानना जरूरी है कि जर्नल एंट्री क्या होता है। देखिए, जर्नल एंट्री जो है अकाउंटिंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। यू कैन से इट्स अ इंटीग्रेटेड पार्ट ऑफ अकाउंटिंग। ये मैटर नहीं करता कि आप 11th क्लास में हो, 12th क्लास में हो या बीकॉम में हो या सीए कर रहे हो, आपको हर कोर्स में एंट्री जरूर देगी। चाहे 11th में हो तो 11th में भी आपको जर्नल एंट्री करनी पड़ेगी, 12th में भी करनी पड़ेगी, बीकॉम के सिलेबस में भी है, एंड इवन सीए के सिलेबस में भी आपको जर्नल एंट्री करनी पड़ेगी। सो इट बिकम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड इंटीग्रेटेड पार्ट ऑफ अकाउंटिंग। तो अब बात करते हैं जर्नल एंट्री क्या होता है। तो देखिए, जर्नल एंट्री को समझने से पहले आपको ये जानना जरूरी है कि जो अकाउंटिंग है वो कैसे स्टार्ट होती है। ठीक है, तो देखिए अकाउंटिंग का जो एक प्रोसेस होता है, तो अकाउंटिंग में अगर आप देखोगे तो मेनली 3 स्टेप्स होते हैं। ठीक है, तो देखिए अकाउंटिंग जब हम करते हैं तो मेनली उसमें 3 स्टेप्स आपके इन्वॉल्व होते हैं। तो अकाउंटिंग का जो फर्स्ट स्टेप होता है वो होता है रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस। रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस ऑफ द बिजनेस। सेकेंड होता है आपका क्लासिफिकेशन एंड थर्ड स्टेप होता है आपका समराइजिंग। तो जब अकाउंटिंग हम स्टार्ट करते हैं तो अकाउंटिंग में मेनली 3 स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। सबसे पहले आता है रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन ऑफ द बिजनेस, सेकंड वन इज क्लासिफिकेशन, देन समराइजिंग। ठीक है, अब रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस का मतलब क्या हुआ कि बिजनेस के जितने भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है उनको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करना। ठीक है, सेकंड स्टेप है आपका क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन का मतलब होता है प्रिपरेशन ऑफ लेजर। ठीक है, लेजर एक बुक होती है। ठीक है, तो प्रिपरेशन ऑफ लेजर सेकंड स्टेप जो होता है आपका वो होता है क्लासिफिकेशन होता है प्रिपरेशन ऑफ लेजर इज अ बुक। ठीक है, थर्ड होता है आपका समराइजिंग में भी आपकी 2 चीज़ें मेंटेन होती है। इसमें आता है आपका प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस एंड प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट। ठीक है, तो दीज आर द मेजर 3 स्टेप्स ऑफ अकाउंटिंग। फर्स्ट इज रिकॉर्डिंग, देन क्लासिफिकेशन, देन समराइजिंग। रिकॉर्डिंग में क्या हो रहा है, रिकॉर्डिंग में क्या किया जाता है, जितने भी बिजनेस के फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन होते हैं उनको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड किया जाता है। ठीक है, सेकंड वन इज क्लासिफिकेशन में क्या होता है, जितने हमने जो है ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड किए उनको क्लासीफाई किया जाता है। क्लासीफाई कैसे किया जाता है, लेजर मेंटेन करके। ठीक है, तो यहाँ पे हम समराइजिंग में हम 2 चीज़ें प्रिपेयर करते हैं, एक तो ट्रायल बैलेंस और एक फाइनल अकाउंट विच इज ऑल्सो नोन एज फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो दीज आर द 3 मेजर स्टेप ऑफ अकाउंटिंग। तो जो सबसे बड़ा स्टेप है वो है रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। तो अब फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करना बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। तो अब किस बुक में मेंटेन किया जाएगा, किस बुक में जो है ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड किया जाएगा। तो ट्रांजेक्शन्स को जिस बुक में सबसे पहले रिकॉर्ड किया जाता है उसको हम बोलते हैं जर्नल। तो जर्नल इज द प्राइमरी बुक ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, जर्नल क्या है, अकाउंटिंग की एक प्राइमरी बुक है जहां पर ट्रांजेक्शन्स को सबसे पहले रिकॉर्ड किया जाता है। और किस ऑर्डर में किया जाता है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का मतलब होता है कि जो ट्रांजेक्शन पहले हुआ उसको पहले करेंगे, जो बाद में हुआ उसको बाद में। सिंपल वे में बोले तो डेट वाइज। तो जर्नल इज द प्राइमरी बुक ऑफ अकाउंटिंग जिसमें हम ट्रांजेक्शन्स को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रिकॉर्ड करते हैं, मतलब डेट वाइज, जो पहले हुआ वो पहले, जो बाद में हुआ वो बाद में। तो ये होता है आपको जर्नल। ठीक है, तो जर्नल के बारे में तो आपको पता चलेगा कि जर्नल क्या होता है। तो अब हम देखेंगे कि जर्नल एंट्री कैसे पास करेंगे। तो देखिए, जर्नल एंट्री पास करने के लिए यहाँ पर जो है हमारे पास 2 अप्रोच। जर्नल एंट्री पास करने के लिए हमारे पास 2 अप्रोच होते हैं। पहला अप्रोच होता है आपका ट्रेडिशनल अप्रोच, और सेकंड होता है आपका मॉडर्न अप्रोच।
इट मीन्स जनरल एंट्री को हम दो तरीके से बना सकते हैं, एक ट्रेडिशनल अप्रोच और एक मॉडर्न अप्रोच, दो तरीके से बना सकते हैं। दोनों में जो है रूल्स अलग अलग होते हैं, तो दोनों में से किसी को भी हम फॉलो कर सकते हैं और जनरल एंट्री को पास कर सकते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि हम किसको फॉलो करें। तो देखिए, अगर आप एक बिगिनर हैं, आप पहली बार जनरल एंट्री कर रहे हैं, तो आपके लिए ईजी रहता है ट्रेडिशनल अप्रोच। अगर आपको थोड़ी बहुत जनरल एंट्री आती है, पहले से कर चुके हैं, तो आप मॉडर्न अप्रोच का भी यूज़ कर सकते हैं क्योंकि थोड़ा एडवांस है। तो एज अ बिगिनर मैं हमेशा सजेस्ट करता हूँ कि जनरल एंट्री को स्टार्ट करना चाहिए ट्रेडिशनल अप्रोच से। तो इस वीडियो में जो है मैं आपको ट्रेडिशनल अप्रोच से सिखाऊंगा कि जनरल एंट्री कैसे पास करनी है। तो हम बात करेंगे ट्रेडिशनल अप्रोच की। बात करें तो ट्रेडिशनल अप्रोच में जो है अकाउंट्स को जो है क्लासीफाई किया गया है, अकाउंट्स को क्लासीफाई किया गया है 3 कैटेगरी में, 3 कैटेगरीज, ठीक है। अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशनल अप्रोच अकाउंट्स आर क्लासीफाई इन 3 कैटेगरीज। पहली कैटेगरी आपका रियल अकाउंट, सेकंड कैटेगरी आपका पर्सनल अकाउंट एंड थर्ड कैटेगरी आपका नॉमिनल अकाउंट। इट मीन्स ट्रेडिशनल अप्रोच में ये कहता है कि जो अकाउंट्स होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं, रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। तो सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि रियल अकाउंट क्या होता है, पर्सनल अकाउंट क्या होता है और नॉमिनल अकाउंट क्या होता है, क्योंकि जब तक आपको ये नहीं पता तब तक आप जनरल एंट्री नहीं पास कर सकते। तो सबसे पहले हम बात करें रियल अकाउंट की। देखिए, तो मैं आपको सिंपल वे में बताऊंगा, मैं बहुत डेप्थ में नहीं बताऊंगा, मैं उतना ही बताऊंगा जितना कि जरूरी है जनरल एंट्री बनाने के लिए। तो अगर हम रियल अकाउंट की बात करें तो इट इज रिलेटेड टू all assets, it is related to all assets of the business, यानी जो रियल अकाउंट होता है वो किससे रिलेटेड होता है, एसेट्स ऑफ द बिजनेस। तो देखिए, एसेट्स सबसे पहले तो आपको ये पता होना जरूरी कि एसेट्स क्या होती है। तो देखिए, अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ कि एसेट्स क्या होती है, तो एसेट्स को सिंपल लैंग्वेज में बोलते हैं प्रॉपर्टी ऑफ द बिजनेस, प्रॉपर्टी ऑफ द बिजनेस। सिंपल लैंग्वेज में आप ये कह सकते हो कि बिजनेस की जितनी भी प्रॉपर्टी होती है वो बिजनेस की एसेट्स होती है। दूसरा एक पॉइंट मैं आपको और बता रहा हूँ जिससे आप एसेट्स को इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो। बिजनेस में जब भी कोई एक्सपेंडिचर किया जाता है और उस एक्सपेंडिचर का बेनिफिट एक अकाउंटिंग ईयर से ज़्यादा ईयर्स के लिए मिलता है, तो उसको भी हम एसेट्स बोलते हैं। यानी कि आपने एक बार खर्चा किया और उसका बेनिफिट जो है बिजनेस को 2-3 साल या उससे ज़्यादा सालों के लिए मिल रहा है, तो उसको भी हम एसेट्स बोलते हैं। तो देखिए, अब मैं आपको एग्जांपल बताऊंगा कि एसेट्स की एग्जांपल बताऊंगा आपको जो आपको ज़्यादा जनरल एंट्री में देखने को मिलेंगे। तो मैं कुछ कॉमन एग्जांपल आपको बताऊंगा। देखिए, कैश बिजनेस की होती है, एसेट्स होती है, क्योंकि कैश अगर आपके पास है तो आप कुछ भी परचेज कर सकते हो, कोई किसी भी प्रॉपर्टी आप परचेज कर सकते हो। इसके अलावा लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, मोटर व्हीकल। देखिए, लैंड, बिल्डिंग, देखिए कोई भी बिजनेस है तो नॉर्मल सी बात है, बिजनेस को आपको स्टार्ट करने के लिए एक ऑफिस चाहिए। ऑफिस यानी बिल्डिंग, और ऑफिस जिस ज़मीन पर जो है इस्टेब्लिश है वो लैंड हो गया। तो लैंड बिल्डिंग नॉर्मली हर बिजनेस में होती है, ठीक है। तो वो एसेट्स है, क्योंकि आपने मान लीजिए एक बार जो है लैंड परचेज करी, उस पर जो है अपना ऑफिस बना दिया, तो आपने एक बार खर्चा किया तो वो कई ईयर्स तक जो है वो बिल्डिंग आपको जो है अपनी मतलब हेल्प करेगी आपको बिजनेस रन करने में। प्लांट, मशीनरी, अब देखिए मान लीजिए आपका मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है, तो वहाँ पर आपके पास जो है प्लांट का मतलब क्या होता है, प्लांट का को नॉर्मली में क्या पौधा, बट अकाउंटिंग में प्लांट को क्या बोलते हैं, प्लांट एक बिल्डिंग होती है जिसके अंदर बहुत सारी ऑटोमेटेड मशीनें होती हैं। आपने सुना होगा कार की जितनी भी फैक्ट्रीज होती है उनको प्लांट बोलते हैं, यानी प्लांट का मतलब कि एक बिल्डिंग जिसके अंदर मशीनें होती हैं, ठीक है। मशीनरी तो आपको पता ही है, अगर मान लीजिए आपका मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस तो मशीनरी होगी, तो मशीनरी एक ऐसी चीज़ जिसमें आप एक बार परचेज करते हो और कई ईयर्स तक वर्क करती है, तो ये भी एसेट्स हैं। फर्नीचर, अब ये फर्नीचर हर बिजनेस में जो है टेबल चेयर होती है, तो ये भी एक एसेट्स है, क्योंकि एक बार परचेज होती है और कई ईयर्स तक ये वर्क करती है। मोटर व्हीकल,
अब आपका बिजनेस है तो बिजनेस पे कई बार मोटर व्हीकल की जरूरत भी पड़ती है, तो मोटर व्हीकल भी हम एक बार परचेस करते हो कई ईयर्स तक वो वर्क करता है, तो ये भी आपकी क्या एसेट्स है। तो दीज आर द कॉमन एग्जाम्पल ऑफ एसेट्स, ठीक है। तो रियल अकाउंट, अब आपको ध्यान रखना है कि रियल अकाउंट इट इज रिलेटेड टू ऑल एसेट्स, और एसेट्स क्या होती है, प्रॉपर्टी ऑफ द बिजनेस, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे एग्जांपल दे दिए, ठीक है, कि जितने भी आपकी प्रॉपर्टी होती है वो आपकी क्या है, रियल अकाउंट है। तो इससे आपको रियल अकाउंट को आइडेंटिफाई करने में ईजी रहेगा, ठीक है। तो प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, क्योंकि इट विल हेल्प यू अलॉट व्हेन यू विल प्रिपेयर दी R&D। सो प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट अकाउंट है हमारा पर्सनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, ठीक है। तो देखिए इसका नाम क्या, पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट के नाम से थोड़ा आइडिया हो जाता है, पर्सनल, ठीक है। तो अब इसका रिलेशन किससे है, तो इट रिप्रेजेंट टू एन इंडिविजुअल, इट रिप्रेजेंट टू एन इंडिविजुअल। ये किसको रिप्रेजेंट करता है, एक इंडिविजुअल को रिप्रेजेंट करता है। अब देखिए इंडिविजुअल कोई भी हो सकता है, ठीक है। इंडिविजुअल की दो कैटेगरी हो सकती है, एक आपका रियल पर्सन और एक आर्टिफिशियल पर्सन, ठीक है। तो पर्सनल अकाउंट है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इंडिविजुअल को कर रहा है। इंडिविजुअल कोई भी हो सकता है, रियल पर्सन भी हो सकता है और आर्टिफिशियल पर्सन भी हो सकता है। अब रियल पर्सन कौन होता है, तो रियल पर्सन की अगर हम बात करें तो मान लीजिए आप किसी पार्टी से गुड्स परचेज कर रहे हो या सेल कर रहे हो, तो उस पार्टी का कुछ नाम होगा, जैसे मान लीजिए राम्स अकाउंट, श्याम्स अकाउंट, मोहन्स अकाउंट एंड सोन्स अकाउंट। यानी रियल पर्सन में कौन कौन आ गए, आपके ह्यूमन बींग्स, ठीक है। यानी कोई भी अगर आप किसी पर्सन से कोई ट्रांजेक्शन कर रहे हो, ठीक है, तो वो क्या है, वो पर्सनल अकाउंट है, ठीक है। तो पर्सनल अकाउंट कोई भी हो सकता है, राम, श्याम, मोहन, सोहन, अभिषेक अकाउंट, ठीक है, कोई भी हो सकता है। तो पर्सनल अकाउंट में दो चीज़ आ रही है, रियल पर्सन एंड आर्टिफिशियल पर्सन। रियल पर्सन मतलब ह्यूमन बींग्स की बात कर रहे हैं। अब दूसरा है आपका आर्टिफिशियल पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन। अब ये आर्टिफिशियल पर्सन में कौन आता है, देखिए आर्टिफिशियल पर्सन में मेनली कौन आते हैं, नेम ऑफ द बिजनेस। अब आपको बताइए कोई भी बिजनेस होता है तो वो किसी ना किसी नेम से रन होता है। जैसे मान लीजिए एयरटेल कंपनी है, तो एयरटेल कोई पर्सन तो नहीं है ना, बट एयरटेल नेम है। रिलायंस एक कंपनी है, उसका ओनर कौन है, मुकेश अंबानी, बट वो रिलायंस कोई पर्सन तो नहीं है ना। तो आर्टिफिशियल पर्सन में मेनली क्या आता है, नेम ऑफ द बिजनेस, ठीक है। यानी अगर किसी बिजनेस का नेम आ रहा है, हम किसी बिजनेस से डील कर रहे हैं और उसका नेम आ रहा है, तो वो आर्टिफिशियल पर्सन की कैटेगरी में आ जाता है। तो चाहे रियल पर्सन हो या आर्टिफिशियल पर्सन हो, दोनों क्या होंगे, आपके पर्सनल अकाउंट। तो देखिए इसमें आ जाता है आपका नेम ऑफ द बिजनेस। तो जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, एयरटेल, रिलायंस, और इसके अलावा कोई भी एग्जांपल आप ले सकते हो किसी कंपनी का, जैसे कि कैडबरी, ठीक है, या किसी मोबाइल फ़ोन की कंपनी है, रियलमी एटसेट्रा। तो देखिए पर्सनल अकाउंट की सिंपल सी आइडेंटिफिकेशन है, आपको सिर्फ देखना है कि कोई भी नेम अगर आ रहा है, चाहे वो बिजनेस का नेम हो या किसी रियल पर्सन का नेम हो, बोथ आर पर्सनल अकाउंट। तो सबसे इजी होता है पर्सनल अकाउंट को आइडेंटिफाई करना। इसमें मेनली नेम होता है, नेम चाहे बिजनेस का हो या रियल पर्सन का हो, बोथ आर पर्सनल अकाउंट, ठीक है। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू, समझ में आ गया। तो प्लीज़ इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको नोट्स बनाने में ईजी रहे, ठीक है। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे नॉमिनल अकाउंट, ठीक है। तो टेक अ स्क्रीनशॉट फर्स्ट। जो थर्ड अकाउंट है वो है हमारा नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल। अब जो नॉमिनल अकाउंट है इसका रिलेशन बस दो ही चीज़ों से होता है, इट इज रिलेटेड टू ऑल expenses, losses and all incomes and profit। तो नॉमिनल अकाउंट
में दो ही चीज़ें आती हैं मेनली, आपका एक्सपेंसेस लॉसेस एंड इनकम प्रॉफिट। यानी अगर बिजनेस में एक्सपेंसेस या लॉस हो रहा है नॉमिनल अकाउंट है, इनकम या प्रॉफिट हो रहा है तो नॉमिनल अकाउंट है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको इनके एग्जाम्पल पता होने जरूरी है, क्योंकि जो अकाउंट की आइडेंटिफिकेशन होती है वो एग्जाम्पल अगर आपको पता होगा तो ही आप पहचान सकते हैं। तो हम बात करते हैं एक्सपेंसेस की, एक्सपेंसेस या लॉसेस की। देखिए लॉसेस को पहचानना इजी होता है क्योंकि उसमें मेंशन होता है कि लॉसेस हैं, बट एक्सपेंसेस में आपको ध्यान रखना है। देखिए एक्सपेंसेस का मतलब क्या होता है, बिजनेस को रन करने के लिए हमें जो रेगुलरली पेमेंट करनी होती है, चाहे वो डेली बेसिस पे हो, वीकली बेसिस पे हो, मंथली बेसिस पे, उनको हम क्या बोलते हैं, एक्सपेंसेस बोलते हैं। अब हर बिजनेस पे देखिए कुछ कॉमन एक्सपेंसेस होते हैं। जैसे मान लीजिए बिजनेस है, आपका कोई बिजनेस है तो वहाँ पे एम्प्लॉय वर्क करेंगे, तो एम्प्लॉय को आपको क्या पे करना पड़ेगा, सैलरी। तो सैलरी क्या हो गया, एक्सपेंसेस हो गया। ठीक है, अब देखिए सैलरी सोच के हर किसी के माइंड में आता है कि ये इनकम है, क्योंकि लोग सोचते हैं कि हम जब जॉब करते हैं हमें सैलरी मिलती है। देखिए जब अकाउंटिंग करते हैं तो आपको बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है। ठीक है, एम्प्लॉय के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं सोचना, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है। तो अगर आपका बिजनेस है तो वहाँ पर आपके एम्प्लॉयज़ होंगे, उनको आप सैलरी दोगे तो आपके लिए एक्सपेंसेस है। ठीक है, इसके अलावा वेजेस। अब देखिए कुछ बिजनेस ऐसे भी होते हैं जहाँ मैन्युफैक्चरिंग होती है, तो मैन्युफैक्चरिंग होती है नहीं, फैक्ट्री होती है, तो फैक्ट्री में लेबर वर्क करते हैं, लेबर को जो पेमेंट होती है उसको बोलते हैं वेजेस बोलते हैं। तो वेजेस भी क्या होता है, एक्सपेंसेस होता है, क्योंकि रिकरिंग। देखो एक्सपेंसेस का एक नेचर होता है, रिकरिंग होता है, बार बार हमें पेमेंट करना होता है। ठीक है, इसके अलावा बहुत सारे एक्सपेंसेस होते हैं लाइक इलेक्ट्रिसिटी बिल। अब देखिए कोई भी बिजनेस है, कोई भी बिजनेस है तो वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी यूज़ होगी और बिल जो है हर मंथ पे करना पड़ेगा। इसके अलावा आपका रेंट, रेंट पेड। देखो कई बार क्या होता है कि कुछ बिजनेस ऐसे होते हैं ओनर के पास ज़्यादा पैसा नहीं है, तो वो जो है ऑफिस अपना ओन परचेज नहीं कर सकता, तो रेंट पे ले लेता है। तो रेंट पे अगर परचेज रेंट पे अगर ऑफिस लिया है तो उसका रेंट हर महीने पे करना पड़ेगा, तो एक्सपेंडिचर है। इसके अलावा कमीशन, कमीशन पेड। अब देखिए कुछ एम्प्लॉय ऐसे होते हैं जो कमीशन बेसिस वर्क करते हैं, तो उनको कमीशन पे करना पड़ता है, वो भी क्या एक्सपेंसेस है, क्योंकि वो हर महीने जो है कुछ ना कुछ सेल करेंगे तो उनको कमीशन पे करना पड़ेगा, तो एक्सपेंस है, रिकरिंग नेचर है। इंटरेस्ट पेड। अब देखिए बिजनेस है तो कई बार क्या होता है कि हमें लोन भी लेना पड़ता है। अब हमें लोन लिया है तो लोन जब हम वापस करते हैं तो हमें इंटरेस्ट के साथ पे करना पड़ता है, तो जो इंटरेस्ट पे करें वो भी क्या एक्सपेंसेस है। ठीक है, इसके अलावा और क्या एक्सपेंस होते हैं, स्टेशनरी। अब देखिए स्टेशनरी क्या होता है, हर बिजनेस में जो है रजिस्टर की जरूरत होती है, पेन की जरूरत होती है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हम नोट करते हैं। ठीक है, हमने किसको कितना पैसा दिया, किससे कितना पैसा लिया, ये सारी चीज़ें हम नोट करते हैं, तो उसके लिए हमें जो है रजिस्टर की जरूरत होती है, कॉपी की जरूरत होती है, पेन की जरूरत होती है, तो सारा किस में होता है, स्टेशनरी। तो ये जो है रिकरिंग नेचर का होता है, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि हमने एक रजिस्टर करता हो सालों साल चल रहा है, वो खत्म भी होगा तो उसको हमें दोबारा परचेस करना पड़ेगा। तो स्टेशनरी क्या आपका एक्सपेंसेस है। इसके अलावा एक्सपेंसेस क्या होता है, एडवर्टीजमेंट, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस। अब देखिए बिजनेस को प्रमोट करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए हमें एडवर्टीज भी करना पड़ता है, एडवर्टीजमेंट करना पड़ता है, हर महीने करना पड़ता है। ठीक है, तो हर महीने पेमेंट करना पड़ेगा, तो क्या एक्सपेंसेस है। तो दीज आर द कॉमन एग्जांपल ऑफ एक्सपेंसेस। एक और एक्सपेंसेस मैं आपको बता रहा हूँ, परचेज ऑफ गुड, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, परचेज ऑफ गुड्स, इसके बाद एटसेट्रा। देखिए परचेज ऑफ गुड्स, देखिए नॉर्मल लैंग्वेज में अगर हम गुड्स की बात करें तो गुड्स का सिंपल लैंग्वेज मतलब होता है सामान, कि हमने सामान खरीदा। लेकिन अकाउंटिंग में गुड्स का मतलब सिर्फ सामान खरीदना नहीं होता। गुड्स का मतलब होता है कि वो गुड्स मतलब वो चीज़ जो हमने रीसेल पर्पज़ के लिए खरीदी उसको हम गुड्स बोलते हैं। ठीक है, जिस चीज़ को हम बेचने के लिए खरीद रहे हैं उसको हम गुड्स बोलते हैं। अब फॉर एग्जांपल मान लीजिए मेरा अगर कपड़े का बिजनेस है, ठीक है, मैं जो है होलसेल से परचेज करता हूँ, रिटेल करता हूँ, तो जो मैं कपड़े खरीद रहा हूँ वो क्या है, वो गुड्स है। ठीक है, मान लीजिए अगर मेरा स्टेशनरी का बिजनेस है तो ये मार्कर मैं खरीद रहा हूँ और इसको रीसेल कर रहा हूँ, तो ये मार्कर क्या हो गया, गुड्स हो गया। तो गुड्स जो है बिजनेस टू बिजनेस वेरी करता है। तो परचेज ऑफ गुड्स इज ऑल्सो एक्सपेंडिचर, क्योंकि देखो नॉर्मल सी बात है कि मैंने गुड्स खरीदा, फिर मैं बेचूंगा, फिर खत्म हुआ, फिर मुझे दोबारा खरीदना पड़ेगा, तो रिकरिंग नेचर है। तो जो रिकरिंग नेचर की आइटम्स होती है उनको हम एक्सपेंसेस बोलते हैं। ठीक है, तो दीज ऑल आर द एग्जाम्पल ऑफ एक्सपेंसेस, ये आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपके माइंड में एग्जाम्पल्स हैं तो आप इजीली आइडेंटिफाई कर पाओगे कि ये नॉर्मल अकाउंट है, क्योंकि जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं वो सब क्या होते हैं, नॉर्मल अकाउंट होते हैं। तो ये हो गया आपके एक्सपेंसेस। अब बात करते हैं इनकम की। इनकम,
तो देखिए किसी बिजनेस में जो सबसे मेन इनकम होती है सेल्स, ठीक है, सेल्स यानी बेचना, ठीक है। दो तरीके के बिजनेस होते हैं, एक होते हैं जो प्रोडक्ट सेल करते हैं, एक होते हैं जो सर्विस सेल करते हैं, यानी एक हो गए ट्रेडिंग कंसर्न और एक हो गए आपके सर्विस कंसर्न। जैसे कि कोचिंग देना, जैसे कि मैं कोचिंग देता हूँ तो मेरे बिजनेस को क्या बोलेंगे, सर्विस कंसर्न, क्योंकि आई एम प्रोवाइडिंग सर्विस, ठीक है। एक दूसरा होता है जो गुड्स सेल करते हैं, जैसे शॉपकीपर्स होते हैं, आप जाते हो, आप पैसे देते हो, आप सामान खरीदते हो, तो उनको भी बोलेंगे ट्रेडिंग कंसर्न। कोई भी बिजनेस हो, चाहे वो ट्रेडिंग और सर्विस हो, तो वो क्या कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, है ना। तो सेल इज़ द मेन सोर्स ऑफ इनकम ऑफ एवरी बिजनेस। तो सेल्स क्या मेन इनकम होगी। इसके अलावा जितनी भी चीज़ें रिसीव हो रही है ना, वो सब इनकम है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है, इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है तो इनकम है। रेंट रिसीव हो रहा है तो इनकम है। मान लीजिए आपके पास प्रॉपर्टी ज़्यादा है बिजनेस की और आपने क्या किया, थोड़ी प्रॉपर्टी लेट आउट कर दी, तो रेंट आ रहा है तो इनकम है। आपने जो है पैसा उधार दे दिया और वहाँ से इंटरेस्ट मिल रहा है आपको, तो इनकम है। इसके अलावा और भी चीज़ हो सकती है, लाइक डिस्काउंट रिसीव। डिस्काउंट, देखो डिस्काउंट लिया भी जाता है और दिया भी जाता है। जब दे रहे हैं तो एक्सपेंसेस है, मिल रहा है तो इनकम है। हमने मान ली बल्क में स्टॉक परचेज कर लिया और हमें सेलर ने जो है कोई डिस्काउंट दिया, तो डिस्काउंट में क्या रिसीव हुआ, इनकम होगी। तो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ नॉर्मल अकाउंट। तो नॉर्मल अकाउंट में मेनली क्या आ रही है, दो चीज़ें, एक्सपेंसेस, लॉसेज एंड इनकम एंड प्रॉफिट, ठीक है। तो देखिए लॉसेज और प्रॉफिट को जो है आइडेंटिफाई करना ईजी होता है, क्योंकि उनके आगे मेंशन होगा कि लॉस और प्रॉफिट। इनकम और एक्सपेंसेस में आपको आइडेंटिफाई करना पड़ता है, तो मैंने आपको बता दिया एग्जाम्पल के थ्रू। तो ये कॉमन एग्जाम्पल है जो आपको मोस्टली हर क्वेश्चन में देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ये तीनों अकाउंट की मैंने आपको आइडेंटिफिकेशन बता दी कि तीनों अकाउंट क्या है, पर्सनल क्या है। नेक्स्ट स्टेप है वो ये है कि अब इन तीनों अकाउंट की क्या है, अपने अपने कुछ रूल्स हैं जिनको मैं आपको बताऊंगा, और उन रूल्स की हेल्प से ही हम जनरली पास करेंगे। ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, ठीक है, यानी कि किसी अकाउंट को डेबिट करना है और क्रेडिट करना है, कैसे करना है, उसके रिगार्डिंग हम रूल्स देख रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमने देखा था रियल अकाउंट, रियल अकाउंट, ठीक है। देखिए इनको जो रूल्स की बात कर रहा हूँ, इनको हम बोलते हैं 3 गोल्डन रूल्स। 3 गोल्डन रूल्स ऑफ जर्नल एंट्री, जर्नल एंट्रीज, ठीक है। ट्रेडिशनल अप्रोच में 3 अकाउंट है, तो तीनों के अपने में रूल है जिनको हम बोलते हैं गोल्डन रूल्स ऑफ जर्नल एंट्री, 3 गोल्डन रूल्स ऑफ जर्नल एंट्री। तो सबसे पहले आपका है रियल अकाउंट। रियल अकाउंट का रूल कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, यानी कि अगर देखो रियल अकाउंट का आपको पता है किससे रिलेशन है, एसेट से। तो एक अकाउंट मतलब जो रूल कह रहा है रियल अकाउंट को, वो ये कह रहा है कि अगर कोई एसेट्स हमारे बिजनेस में आ रही है तो उसकी पोजीशन जो होगी वो डेबिट होगी, और अगर कोई एसेट्स हमारे बिजनेस से जा रही है तो उसकी पोजीशन क्या होगी, क्रेडिट होगी, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट, तो नेक्स्ट अकाउंट है हमारा पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट का रूल हमें कहता है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। अब देखिए आपको पता है पर्सनल अकाउंट इट इज रिलेटेड टू इंडिविजुअल। इंडिविजुअल रियल पर्सन भी होता है और आर्टिफिशियल भी होता है। तो ये रूल क्या कह रहा है कि अगर वो इंडिविजुअल रिसीवर है तो उसको हम डेबिट में लिखेंगे और गिवर है तो क्रेडिट में लिखेंगे, ठीक है। देखिए ये तो आपको पता ही होगा, डेबिट के लिए हम DR लिखते हैं और क्रेडिट के लिए CR। इसके बारे में आपको आगे भी एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। तो अगर कोई इंडिविजुअल है और वो रिसीवर है तो डेबिट उसकी पोजीशन होगी, और अगर गिवर है तो क्रेडिट। ये आगे मैं आपको बताऊंगा कैसे इसके थ्रू। लास्ट जो है आपका थर्ड इज नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट, अब आपको पता है कि नॉमिनल अकाउंट का जो रिलेशन है वो है आपका एक्सपेंसेस, लॉसेस एंड इनकम एंड प्रॉफिट। तो इसका रूल भी इसी से रिलेटेड होगा। तो इसका रूल कहता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड प्रॉफिट। तो नॉमिनल अकाउंट का रूल्स क्या कह रहा है
कि जितने भी आपके एक्सपेंसेस एंड लॉसेस हैं वो डेबिट होंगे और जितनी भी इनकम प्रॉफिट है वो क्रेडिट होंगे। ठीक है, तो बस, तो आपको जो है अभी इतना ही करना है। सबसे पहले आपको तीनों अकाउंट के बारे में देखना है कि कौन सा अकाउंट क्या है, पर्सनल अकाउंट क्या है, रियल क्या है, नॉर्मल क्या है, वो मैंने आपको बता दिया। उसके बाद आपको तीनों के रूल्स पढ़ने हैं, ये तीनों रूल्स आपको याद होने चाहिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि इन रूल्स का जो है यूज़ करके हम कैसे जनरेटिव पास करेंगे, प्रॉपर फॉर्मेट बताऊंगा कि जनरेटिव का फॉर्मेट क्या होता है, सारी चीज़ें मैं एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, तो चैनल पे बने रहिए एंड वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो, आई विल अपलोड इट वेरी soon. Thanks for watching. Please, if you like the video, please subscribe my channel. Thank you so much.